हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएड लर्नर्स में। बच्चों, इस यूट्यूब चैनल पर हमने एक बैच स्टार्ट किया है जिसमें हम रीड का रिवीजन कोर्स के तौर पर पूरा सिलेबस जो जनरल साइंस का होगा उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया सेल बायोलॉजी, और सेल बायोलॉजी का डिस्कशन हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमारी लास्ट की 2 क्लासें हुई हैं। उनमें हमने जनरल बेसिक्स चीज़ों को देखा है, जिसमें हमने पहली क्लास में तो कुछ सेल बायोलॉजी के बारे में जाना। वैज्ञानिक कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल्स को खोजा, साथ साथ में किसने सेल थ्योरी दी, मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी, प्लांट्स और एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं उनमें क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब जो डिफरेंस होता है। और साथ ही साथ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। और साथ ही साथ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जीव द्रव्य क्या होता है, उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों, अगर अभी तक आपको पढ़ाया जितना आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे अपने सारे के सारे डाउट लिखित में भी सेंड कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स की, जिसमें बात करेंगे सर्वप्रथम हम सेल वॉल की। किसकी बात करेंगे बच्चों? सेल वॉल की। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं सेल वॉल से। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं हम सेल बायोलॉजी की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेल वॉल होती है वो किन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, किन में प्रेजेंट होती है और किन में एब्सेंट होती है। बच्चों देखो, पहले आउटफ्लो के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या डिफ्रेंशिएशन होता है। देखो, जो सेल वॉल है वो किन किन में प्रेजेंट होती है। सबसे पहले जो जीव आते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों? प्रोकैरियोटिक्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बिल्कुल प्रेजेंट होती है, लेकिन किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। और साथ साथ में किसकी बनी होती है? म्यूरिन की। किस की बनी होती है बच्चों? एक तो प्रोकैरियोट्स में बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन की। इतनी चीज़ समझ में आ गई। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया होता है, प्रोकैरियोट्स में आर्की बैक्टीरिया होता है, उस आर्की बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है? ये बनी होती है स्यूडोम्यूरिन की। और साथ साथ में किसकी बनी होती है बच्चों? स्यूडोम्यूरिन की, या इसी का नाम होता है नॉन सेल्यूलोजिक, या फिर इसी का नाम होता है ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर प्रोटीन की बनी होती है। और जो प्रोकैरियोट्स होता है, प्रोकैरियोट्स में भी हम बात करें किसकी? प्रोकैरियोट्स होता है उसमें हम बात करें, प्रोकैरियोट्स में हम बात करें माइकोप्लाज्मा की। किसकी? माइकोप्लाज्मा की। तो माइकोप्लाज्मा में क्या होता है बच्चों? जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। यहाँ तक तो बात की हमने किसकी? प्रोकैरियोट्स एनिमल्स की। इतनी चीज़ समझ में आ गई। लेकिन जो यूकैरियोटिक एनिमल होते हैं उनमें किसकी बनी होती है, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। जो यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं, यूकैरियोटिक एनिमल में किसकी बनी होती है? तो यूकैरियोटिक एनिमल में ये बनी होती है सेल्यूलोज की, हेमीसेल्यूलोज, और साथ साथ में पैक्टिन प्लस लिग्निन। किन किन की बनी होती है यूकैरियोट्स में? सेलुलोज की, हेमीसेल्यूलोज की, पैक्टिन की और
लिग्निन की। इतनी चीज़ समझ में आ गई। प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ लिया किन किन की बनी होती है, जैसे प्रोकैरियोट्स में म्यूरिन की बनी होती है, साथ साथ में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, और जिसमें हमने आर्कीबैक्टीरिया में बात की तो वहाँ पे स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है, या फिर उसे ही ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, या फिर उसे ही सेलुलोजिक प्रोटीन कहते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई। माइकोप्लाज्मा में हमने बात की, वहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट थी। अब जो कवक होते हैं उनमें किन की बनी होती है, तो ये बनी होती है काइटिन की। और साथ साथ में शैवालों में किसकी बनी होती है, शैवालों में ये बनी होती है पैक्टिन प्लस सेलुलोज। किसकी बनी होती है, पैक्टिन प्लस सेलुलोज की। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं तो किन किन एनिमल में ये किन किन तरह से किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है। तो देखो इसका वैसे डिस्कशन कर लेते हैं हम सारा का सारा ही, कि जो सेल वॉल है इसकी खोज किसने की थी, जो सेल वॉल है इसकी खोज किसने की थी। तो बच्चों आपको ध्यान में रहना चाहिए, जो सेल वॉल है उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी बच्चों, रॉबर्ट हुक ने। सेल वॉल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। फिर उसके बाद में आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि जो सेलुलोज जो सेल वॉल है वो प्रोकैरियोट्स में किसकी बनी होती है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जो प्रोकैरियोटिक एनिमल होते हैं उनके अंदर किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन और साथ में म्यूरिन, जिसका उदाहरण भी हमने देखा था ये वाला। यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोट्स में किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की या सूडोम्यूरिन की। सूडोम्यूरिन की किस में बनी होती है, आर्कीबैक्टीरिया या उसे ही कहते हैं हम, या फिर हम बात करते हैं जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें किसकी बनी होती है, वो स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। जबकि माइकोप्लाज्मा होता है उसमें सेल वॉल क्या होती है बच्चों, एब्सेंट होती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें ये मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, उनमें बनी होती है बच्चों ये सेलुलोज या हेमीसेलुलोज या फिर पैक्टिन या फिर लिग्निन की बनी होती है। इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको, इतनी चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। देखो प्रोकैरियोटिक में पूछे तो प्रोकैरियोटिक में ये म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरिन की बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। साथ साथ में किसकी बनी होती है, किस की बनी होती है बच्चों, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ये म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, और साथ साथ में किसकी बनी होती है, आर्कीबैक्टीरिया में ये स्यूडोम्यूरिन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन या फिर इसे सेलुलोजिक प्रोटीन भी कहते हैं कि बनी होती है बच्चों। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स में ये सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की या लिग्निन या पैक्टिन की बनी होती है। इतनी चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। फिर यहाँ पर बात करते हैं हम कवक की, तो कवक में किसकी बनी होती है, कवक में बनी होती है काइटिन की, या फिर इसे ही कहते हैं फंगल सेलुलोज। किसकी बनी होती है, काइटिन या फंगल सेलुलोज की। और शैवाल में किसकी बनी होती है बच्चों, शैवाल में बनी होती है सेलुलोज प्लस पैक्टिन की। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सेंटेंस था। अब बात करते हैं हम सेल वॉल की, जो इनर स्ट्रक्चर है, मतलब वो किन से, जो उनका केमिकल कंपोजिशन है वो क्या होता है। तो बच्चों देखो सेल वॉल होती है वो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, रेस से और मैट्रिक्स की। किसकी बनी होती है, रेस से और मैट्रिक्स की। अब आपको ये चीज़ एकदम से ध्यान में रखनी है। देखो एक जो रेसा होता है वो रेसा होता है, उसमें क्या होते हैं, फाइब्रिल्स, मैक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, ये वाले। तो मैक्रोफाइब्रिल्स का निर्माण पौधे में होता कैसे है, या फिर जो एनिमल्स में पाई जाती है, जैसे ये जिसे हम कहते हैं फंगस या फिर उसे एल्गी वगैरह कहते हैं। तो एल्गी वगैरह में ये जो सेल वॉल है उसमें रेस से और मैट्रिक्स से बनी होती है। रेस से होता है, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखो बच्चों 300 ग्लूकोज के अणु जब मिलते हैं तब एक सेलुलोज बनता है। क्या बनता है, एक सेलुलोज। और एक सेलुलोज जब मिलते हैं, जब 100 सेलुलोज मिलते हैं तब क्या बनता है, माइसिली। क्या बनता है बच्चों, माइसिली। वापस से देखते हैं, जब 300 ग्लूकोज मिलते हैं तब क्या बनता है, एक सेलुलोज। क्या बनता है बच्चों, एक सेलुलोज। ठीक है। उसके अलावा जब 100 सेलुलोज मिलेंगे तो क्या बनेगा, माइसिली।
क्या नाम देंगे उसे बच्चों? उसे नाम देंगे माइसीली। ठीक है, जब 20 माइसीली मिलेंगे तो उसे क्या नाम देंगे बच्चों? माइक्रोफाइब्रिल। क्या नाम देंगे बच्चों? माइक्रोफाइब्रिल। और जब 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलेंगे तो उसे क्या नाम देंगे? मैक्रोफाइब्रिल। और यही मैक्रोफाइब्रिल्स क्या होते हैं? रेसे में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो किसमें? मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। मैट्रिक्स क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है जो सेल वॉल के बीच में भरा रहता है, और इसी मैट्रिक्स में क्या इसी मैट्रिक्स का फ्लो किसके द्वारा होता है? जो सेल वॉल में पाए जाने वाले प्लाज्मोडेस्माटा होती हैं उनके द्वारा इनका फ्लो एक सेल से दूसरी सेल में होता रहता है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ तक किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार वापस से देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसे छोड़ देते हैं। लेकिन जब से इसका लेवल बढ़ा है रीड का, तब से ऐसा आभास होता है कि इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। और कंफर्म है, क्योंकि कोविड के बाद में कोई भी एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होने वाला जितना हम सोचते हैं। ठीक है, आपको डिफ़िकल्टी लेवल से ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उस लेवल से तैयारी करोगे तभी आप कंपटीशन के लायक हो पाओगे, वरना आप बाहर से ही बाहर होते चले जाओगे। इतनी चीज़ समझ में आ गया? तो फिर वापस से देख लेते हैं, जो रेशा होता है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखो, 300 ग्लूकोज के अणु होते हैं, वो मिलकर बनाते हैं एक सेलुलोज का अणु। किसका निर्माण करते हैं वो? एक सेलुलोज का अणु। जब 100 सेलुलोज के अणु मिलते हैं तो एक माइसीली का निर्माण होता है, और जब 20 माइसीली मिलते हैं तो एक माइक्रोफाइब्रिल्स का निर्माण होता है, और जब एक माइक्रोफाइब्रिल्स मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? एक मैक्रोफाइब्रिल का निर्माण होता है। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। कोई भी घबराने की बात नहीं है, आपके हर एक डाउट, छोटे से छोटे डाउट को भी क्लियर किया जाएगा। वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई? तो फिर हम इसका क्या क्या पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करें। बताओ बच्चों, इतनी चीज़ समझ में आ गई तो फिर हम पार्ट का डिस्कशन करें, आगे के जो भी पार्ट है उसका। साथ साथ में नोट्स बनाते चलना बच्चों। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसमें, या फिर आपने पहले से अगर नोट्स बना रखे हैं तो उनमें जो टॉपिक्स, जो पॉइंट्स आपको नहीं लिखवा रखे हैं उसको ऐड डाउन करते चले जाना, क्योंकि जो आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है वो हर एक क्वेश्चन है, ऐसे मान के चलो आप। समझ में आया? आपके 12th लेवल तक ये सब चीज़ें दे रखी है, और आपको ऐसा नहीं है कि वो 10th लेवल तक ही पूछ के रह जाएगा, क्योंकि आजकल कोई भी एग्ज़ाम, छोटे से लेकर बड़ा तक एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम इतना इजी नहीं रहा जितना पहले था। इतनी चीज़ समझ में आ गई बच्चों? चलिए फिर आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन। तो बच्चों देखो, जो कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन होता है, कौन कौन से इसमें टाइप होते हैं। तो देखो, जो एक सेल वॉल है, यहाँ देखो, जैसे ये कोई कोशिका भित्ति है, इसके बाहर की तरफ जो परत पाई जाती है वो क्या होती है? तृतीयक भित्ति। ठीक है, इसके अंदर जो परत पाई जाती है वो क्या होती है? द्वितीयक भित्ति। इसके अंदर जो परत पाई जाती है वो क्या होती है? द्वितीयक भित्ति। इसके अंदर जो परत पाई जाती है वो क्या होती है बच्चों? प्राथमिक भित्ति। और जो अंदर ही अंदर की तरफ जो परत पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? मध्य पटलिका। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? तृतीयक भित्ति, टर्सरी भित्ति। जो उसके अंदर होती है वो क्या होती है? द्वितीयक भित्ति। मेनली क्या होता है कि जो तृतीयक भित्ति होती है वो सिर्फ जिम्नोस्पर्म की वाहिनिकाओं के में जाइलिन की बनी होती है, वहीं पर प्रेजेंट होती है। उसके अलावा तीसरी भित्ति कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं होती है। मेनली क्या पार्ट प्रेजेंट होता है? सबसे बाहर की ओर द्वितीयक भित्ति, फिर ये सेकंड, ये फर्स्ट, और ये क्या हो गया? मध्य पटलिका। ठीक है, मिडल लेमिली, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? मिडल लेमिली। तो अब देखो, इनके बारे में हम बात करते हैं। जो मध्य पटलिका होती है, जो मध्य पटलिका होती है वो क्या होती है? देखो, उसका एक कार्य क्या होता है कि फलों के पकने के समय
यह झिल्ली घुल जाती है। जब फल पकते हैं तो यह झिल्ली क्या होती है, घुल जाती है, जिसके कारण फल मुलायम हो जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप कोई भी फल पकाने के लिए कहीं रखते हो, या आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बच्चों बताओ कि जब कोई कच्चा फल होता है वो पक जाता है तो कोशिका भित्ति के कौन सा भाग वहाँ पर पके हुए फल में अब्सेंट रहता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वह कौन सा भाग होगा बच्चों, मध्य पटलिका। उसके अलावा जो प्राथमिक भित्ति होती है, जैसे ये अंदर की तरफ मध्य पटलिका हो गई, बाहर की तरफ यहाँ पर प्राथमिक भित्ति हो गई। तो प्राथमिक भित्ति में क्या होता है बच्चों, लिग्निन अब्सेंट रहता है, और लिग्निन एक क्या है, मृत पदार्थ है। इतना चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए। और जो सेल वॉल का बाहरी भाग होता है वो क्या होता है, लिग्निन युक्त होता है, जो प्रेजेंट रहता है। इतनी चीज़ समझ में आनी चाहिए। इसी लिग्निन युक्त प्रेजेंट भाग, जो बाहरी भाग होता है, वहाँ से क्या होता है, कॉर्क का निर्माण होता है, जिसमें सेल वॉल को किसने खोजा था, सेल को किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने। इतनी चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए बच्चों। यहाँ तक एकदम से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है और ना आपसे मिस होना चाहिए। इतनी चीज़ समझ में आ गई बच्चों। उसके बाद में आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि सेल वॉल के क्या कार्य होते हैं। तो बच्चों सेल वॉल के क्या कार्य होते हैं, सेल वॉल का कार्य होता है आकार व आकृति का निर्धारण करना। जो भी सेल्स है उसको क्या करता है, आकार आकृति निर्धारित करता है। साथ साथ में कोशिका यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, कोशिकांगों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। अंतर कोशिकीय पदार्थों का संवहन प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा होता है। जो मैट्रिक्स होता है वो वही क्या होता है, अंतर कोशिकीय पदार्थ होते हैं, और उनका संवहन किसके द्वारा होता है, सेल वॉल में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। उसके अलावा जीवद्रव्य व कोशिका की प्रतिकूल परिस्थिति में सुरक्षा करता है। मान लीजिए कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई और सेल के लिए एडवर्स एनवायरनमेंट हो गया, मतलब प्रतिकूल एनवायरनमेंट हो गया, तब क्या करेगा, तब ये जो सेल वॉल है यही क्या करेगी, इसकी जीवद्रव्य व कोशिका की क्या करेगी, रक्षा करेगी। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई बच्चों, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो चलो फिर बताओ, सेल वॉल की खोज किसने की थी, सेल वॉल की खोज किसने की। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वो किसकी बनी होती है, आर्की बैक्टीरिया की सेल्स किसकी बनी होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सॉरी। साथ साथ में माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल किसकी बनी होती है, यूकैरियोट्स की सेल्स किस प्रकार की होती है, कवक की किस प्रकार की बनी होती है, शैवाल में किस प्रकार की सेल वॉल बनी होती है, किससे सेल वॉल बनी होती है, बताओ आप। सेल वॉल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। प्रोकैरियोट्स में जो सेल्स प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की, या फिर बात करें तो हम किसकी बनी होती है, म्यूरिन प्रोटीन की बनी होती है। इतनी चीज़ कंप्लीट होने चाहिए, म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया में स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। इसे ही क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये इसे ही क्या कहते हैं, सेलुलोजिक प्रोटीन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। जो माइकोप्लाज्मा होती है उसमें सेल वॉल अब्सेंट रहती है। यूकैरियोट्स में किस प्रकार किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है, और साथ साथ में हेमी सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन और पैक्टिन की। कवक में किस प्रकार की बनी होती है, काइटिन की। किसकी बनी होती है, काइटिन की। इसे ही क्या बोलते हैं, कवक प्रोटीन। और शैवालों में किसकी बनी होती है, शैवालों में बनी होती है सेलुलोज प्लस पैक्टिन की। तो यहाँ तक तो हमें पता होना चाहिए कि जो जिसके बारे में हमने बात की, सेल वॉल किन जीवों में किस प्रकार की बनी होती है। फिर उसके बाद में हमने बात किसकी की, हमने बात की थी रेसे और मैट्रिक्स के बारे में। तो देखो 300 ग्लूकोज के अणु क्या बनाएंगे, 3000 ग्लूकोज के अणु क्या बनाएंगे, एक सेल्यूलोज। एक सेलुलोज, जब 100 सेलुलोज मिलते हैं तो क्या निर्माण होता है, एक माइसिलिका। किसका निर्माण होता है बच्चों, एक
माइसिलिका। और जब 20 माइसिली मिलते हैं तो एक क्या बनाते हैं, माइक्रो फाइब्रिल। क्या बनाते हैं बच्चों, माइक्रो फाइब्रिल। और जब 250 माइक्रो फाइब्रिल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक मैक्रो फाइब्रिल। इतनी चीज समझ में आ गई आपको, इतनी चीज समझ में आ गई बच्चों, क्या बनता है, मैक्रो फाइब्रिल। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई, यहाँ तक आपको ध्यान में रखना अच्छे से। फिर हमने सेल वॉल के बारे में ही पढ़ा। सेल वॉल के बारे में क्या पढ़ा बच्चों, सेल वॉल के बारे में पढ़ा कि जो इसकी जो अंदर की लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मिडल लेमिली। फिर उसके बाद में प्राइमरी लेयर, फिर उसके बाद में सेकेंडरी लेयर, और उसके बाद में क्या होती है, टर्सरी लेयर। ठीक है, मिडल लेयर होती है, ये फके हुए फलों में क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, जिसके कारण से फके हुए फल कैसे हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। प्राइमरी वॉल में क्या होती है, लिग्निन एब्सेंट रहती है, जबकि सेकेंडरी वॉल में लिग्निन प्रेजेंट रहती है। और टर्सरी जो लेयर होती है वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है जो जिम्नोस्पर्म की वाहिका होती है उसमें जाइलिन की बनी होती है, और जिम्नोस्पर्म की वाहिका में प्रेजेंट होती है जो किसकी बनी होती है, जाइलिन प्रोटीन की बनी होती है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर हमने कार्य की बात की थी, तो कार्य क्या होता है, कोशिका को आकार, आकृति और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। साथ साथ में क्या, प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका की रक्षा करती है। साथ ही साथ जो इसके अंदर मैट्रिक्स अंतर कोशिकीय पदार्थ भरे रहती है वो प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा इसी सेल वॉल के माध्यम से गति करते रहते हैं। साथ ही साथ यह कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है। यहाँ तक सेल वॉल में किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहनी चाहिए सेल वॉल के पर्पज से, इतनी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। इट दैट क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर है तो बच्चों फिर हम आगे बढ़े, सेल मेम्ब्रेन पे आएँ। सेल मेम्ब्रेन पे आते हैं और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, आपने दो नाम सुने होंगे, एक तो नाम सुना होगा आपने सेल मेम्ब्रेन का, और दूसरा नाम सुना होगा आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सुना या नहीं सुना बच्चों? एक तो आपने नाम सुना होगा किसका, सेल मेम्ब्रेन का, और एक नाम सुना होगा आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो शब्द किसने दिया था, वो शब्द तो दिया था नेगेली व सी क्रेमर ने। किसने दिया था बच्चों, नेगेली व सी क्रेमर ने। क्या नाम दिया था, सेल मेम्ब्रेन। जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम है वो किसने दिया था, प्लोव ने दिया था। जेक्यू प्लोव है, उन्होंने क्या नाम दिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन नाम किसने दिया था, नेगेली व सी क्रेमर ने। अब बात करते हैं जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है और साथ ही साथ ये क्या कार्य करती है। तो देखो, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, फैट व प्रोटीन की बनी होती है। इसका जब हम मॉडल देखेंगे, आगे मॉडल देखेंगे, तो उसमें समझने का प्रयास करेंगे कि जो सेल वॉल की स्ट्रक्चर है, जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर वो किस प्रकार की होती है। उसी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अलग अलग मॉडल दिए गए, उन्हीं को हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, विद्युत आवेशित होती है। इस पर विद्युत आवेश उपस्थित रहते हैं जिसके कारण से इनमें प्रवणता बनती है और पदार्थों का आवागमन सुगम रूप से होता है इनके माध्यम से। साथ ही साथ में जो सेल वॉल थी वो तो क्या थी, परमिएबल थी, उसमें से कोई भी पदार्थ आ जा सकता था। जैसे हमने बात की अंतरकोशिकीय पदार्थ प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा जो सेल वॉल होते हैं उनमें गति करते हैं। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है बच्चों, वो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चों, चयनात्मक पारगम्य होती है। उसमें से कुछ सिलेक्टिव मटेरियल ही क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। सभी पदार्थों को इसमें से जाने की अनुमति नहीं होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, चयनात्मक झिल्ली। क्या कहते हैं बच्चों, इसे चयनात्मक झिल्ली। जो किसकी बनी होती है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन, फैट व प्रोटीन की। अब आगे बात करते हैं, कोशिका में उपस्थित रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहते हैं बच्चों, टोनोप्लास्ट। हमने बात की थी, कल बात की थी कोशिका, और इसके अंदर क्या होती है, एक रिक्तिका, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट रहती है। ठीक है,
इसकी जो झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, टोनोप्लास्ट। इसकी जो झिल्ली होती है उसे क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। और जो कोशिकांगों की झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं, बायो मेम्ब्रेन। तो आपको ये 2 वर्ड्स और ध्यान में रखने हैं, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर हमने जनरल डिस्कस किया था बच्चों किसके बारे में, सबसे पहले तो देखा हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया, तो ये नेगेली व सी क्रेमर के द्वारा दिया गया था। फिर हमने बात किया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो शब्द किसने दिया था, वो जेक्यू प्लॉव ने दिया। फिर हमने बात किया कि जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ये विद्युत आवेशित होती है, साथ साथ में कैसी होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है और किसकी बनी होती है, फैट व प्रोटीन की बनी होती है। उसके अलावा हमने बात की कि कोशिका में उपस्थित जो रिक्तिका की झिल्ली है उसे क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और साथ साथ में हमने बात की जो कोशिकांगों की झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, बायो मेम्ब्रेन। यहाँ तक अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब बात करते हैं कि जो अब सेल मेम्ब्रेन है उसकी संरचना को समझाने के लिए कुछ मॉडल दिए गए, इन्हीं मॉडल का हम डिस्कशन अब करेंगे और बारी बारी से हर एक मॉडल को देखेंगे कि कौन सा मॉडल क्या है और किसने दिया। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं तो एक मॉडल दिया गया सैंडविच मॉडल, किसने दिया, डेनियल व डॉवसन ने। किसने दिया बच्चों, डेनियल व डॉवसन ने। क्या मॉडल दिया, सैंडविच मॉडल दिया। सैंडविच आपने देखा है कभी, जिसमें ऊपर ब्रेड लगी रहती है, नीचे ऊपर ब्रेड लगी रहती है, नीचे भी ब्रेड होती है, बीच में क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स भर देते हैं, साथ साथ में इसको कवर कर देते हैं और किस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सैंडविच कहते हैं। उसी प्रकार से जो सैंडविच मॉडल है वो दिया गया है। इस मॉडल के अनुसार जैसे ये बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, जैसे इसमें ये ब्रेड लगी होती है, उसी तरह यहाँ पर बाहर की तरफ क्या लगे होते हैं, प्रोटीन लगे रहते हैं। और यहाँ पर भी क्या हो गए बच्चों, प्रोटीन हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो लिपिड्स वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, मध्य में स्थित होता है। और मध्य में स्थित वाले लिपिड्स का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, 2 लेयर में स्थित रहता है, आमने सामने स्थित रहता है। और लिपिड कैसे किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा गया, जो लिपिड का बाहर वाला भाग होता है वो क्या होता है, जल स्नेही। जैसे ये एक लिपिड है, देखो बच्चों यहाँ पर आसानी से समझा देता हूँ आपको मैं, किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जैसे ये लिपिड है, इस लिपिड का जो ये बाहर वाला पार्ट होता है ये क्या होता है बच्चों, हाइड्रोफिलिक, जल स्नेही होता है, ये जल के प्रति अट्रैक्टिव होता है। और जबकि ये वाला जो अंदर वाला भाग होता है ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। तो इस प्रकार से एक सेल की स्ट्रक्चर कैसी हुई बच्चों, एक सेल की स्ट्रक्चर इस प्रकार से हुई। यहाँ पर ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर, और साथ साथ में यहाँ पर लिपिड की स्ट्रक्चर, इस प्रकार से। इस प्रकार से तो ये लिपिड का कौन सा भाग हो गया, हाइड्रोफिलिक भाग हो गया। और ये जो अंदर वाला भाग है ये लिपिड का कैसा हो गया, हाइड्रोफोबिक वाला भाग हो गया। उसके अलावा इसने क्या कहा कि जो प्रोटीन लेयर होता है बच्चों, यहाँ पर बताया इन्होंने कि जो ये प्रोटीन लेयर होता है, जो प्रोटीन वाला लेयर होता है, इसके बारे में बताया कि ये कितना एंगस्ट्रॉन मोटा होता है, 20 एंगस्ट्रॉन मोटा होता है। जबकि जो ये प्रोटीन, ये लिपिड वाला भाग है ये कितना एंगस्ट्रॉन मोटा होता है, 35 एंगस्ट्रॉन मोटा होता है। और ये वाला भाग भी कितना एंगस्ट्रॉन मोटा होता है, 20 एंगस्ट्रॉन। तो इस प्रकार से टोटल जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी मोटाई कितनी हो गई बच्चों, 40 और 75 एंगस्ट्रॉन। कितनी होगी बच्चों, 75 एंगस्ट्रॉन। 75 एंगस्ट्रॉन किसकी मोटाई हो गई, ये एक सेल की मोटाई हो गई। किस मॉडल के अनुसार बात कही है हमने, सैंडविच मॉडल के अनुसार। किसने प्रतिपादित किया, डेनियल व डॉवसन ने। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पर हमने प्रोटीन के बारे में बात की कि प्रोटीन का जो बाहरी हिस्सा होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और जो आंतरिक हिस्सा होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो इस वाले मॉडल के बारे में हमें किसी भी प्रकार की हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना चीज़ समझ में आ गई। फिर दूसरा मॉडल आता है बच्चों, ये वाला मॉडल किसने दिया था, जो हमने पहले डिस्कस किया,
सैंडविच मॉडल किसने दिया? डेनियल व डॉब्सन ने। सेल वॉल की मोटाई कितनी बताई? 70 से 80 एंगस्ट्रॉन, इट मीन्स 75 एंगस्ट्रॉन मान सकते हैं। बाहर जो प्रोटीन होता है उसकी 20 एंगस्ट्रॉन, लिपिड 35 एंगस्ट्रॉन, और बाहरी जो प्रोटीन होता है दूसरी लेयर में वो 20 एंगस्ट्रॉन। इस प्रकार से बताई। लिपिड्स में भी दो पार्ट्स होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होता है, ये कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट होता है। यहाँ तक हमने बेसिक डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। उसी प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है वो किसने दिया? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बच्चों दिया रॉबर्टसन ने। रॉबर्टसन ने कौन सा मॉडल दिया? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसके अनुसार इन्होंने क्या कहा कि जो कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी एक यूनिट मेम्ब्रेन होती है। इसने कहा कि जो ये अलग अलग आप बता रहे हो, जैसे प्रोटीन है, ये प्रोटीन है और ये लिपिड वाले भाग हो गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो ये प्रोटीन और लिपिड वाले भाग है ये एक ही मेम्ब्रेन है, मतलब पूरी की पूरी एक यूनिट है, ठीक है। इसे इन्होंने क्या नाम दिया? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। अब बात आती है कि जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है वो, उसके अनुसार उन्होंने कहा कि कोशिकांग में एक या दो स्तर हो सकते हैं। उसने पूरे के पूरे प्रोटीन और जो लिपिड वाले हिस्से हैं उसको एक यूनिट माना, एक ही भाग माना, और उन्होंने कहा कि विभिन्न कोशिकांगों में ये क्या हो सकते हैं? एक या दो स्तर के हो सकते हैं। जैसे हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया और जो केंद्रक होते हैं वो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, उनमें डबल लेयर उपस्थित रहती है। और उसी प्रकार जो रिक्तिका और लाइसोसोम्स होते हैं उनमें सिंगल मेम्ब्रेन सेल्स प्रेजेंट रहती है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये एक यूनिट के रूप में रहते हैं जिनकी संख्या एक या दो हो सकती है। यहाँ तक किसी भी प्रकार की किसी को कुछ दिक्कत अगर हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आई। यहाँ तक हमने दो मॉडल डिस्कस किए, एक सैंडविच मॉडल डिस्कस किया और एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को हमने डिस्कस किया। सैंडविच मॉडल किसने दिया? डेनियल व डॉब्सन ने, जबकि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया? रॉबर्टसन ने। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फिर हम अगले मॉडल के रूप में आगे बढ़ते हैं। अगला मॉडल देखते हैं क्या होता है। बड़े अब बात करते हैं सर्वाधिक प्रचलित मॉडल, जो सेल मेम्ब्रेन के लिए दिया गया मॉडल। सबसे प्रचलित मॉडल कौन सा है बच्चों? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा है बच्चों? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये किसने दिया बच्चों? ये दिया सिंगलर व निकोलसन ने। किसने दिया बच्चों? सिंगलर व निकोलसन ने। पहला वाला सैंडविच मॉडल किसने दिया? सैंडविच मॉडल दिया था, किसने दिया था बच्चों? कमेंट करके बताओ। किसने दिया था? डेनियल व डॉब्सन ने। जबकि दूसरा जो यूनिट वाला मॉडल था, यूनिट मेम्ब्रेन वाला मॉडल, वो किसने दिया था? किसने दिया बच्चों? रॉबर्टसन ने। और जो तीसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये किसने दिया है? सिंगलर व निकोलसन ने, ठीक है। इसके अनुसार भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो दो पदार्थों से मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। लेकिन इन्होंने कुछ डिफाइन किया, इन्होंने प्रोटीन के दो भाग बताए, ठीक है। देखो, जैसे इनर प्रोटीन, इन्होंने जो प्रोटीन का जो वाला पार्ट बताया वो तो हमने डिस्कस पहले भी कर लिया था। जो लिपिड होता है, जो लिपिड वाला भाग होता है उसके दो स्तर होते हैं, बाहरी स्तर और आंतरिक स्तर। बाहरी स्तर कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक, और आंतरिक स्तर कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। तो प्रोटीन, इन्होंने लिपिड में कोई भी अंतर नहीं बताया। जैसे पहले की थ्योरी में चला आ रहा था, इन्होंने भी यही बताया कि जो लिपिड होता है उसका जो बाहरी भाग होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि आंतरिक भाग कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि जो प्रोटीन वाला भाग होता है, देखो प्रोटीन लेयर होती है, उसमें बाह्य व परिधीय प्रोटीन तो दोनों तरफ पाई जाती है। जैसे ये वाली प्रोटीन तो दोनों तरफ पाई जाती है, लेकिन एक प्रकार की और प्रोटीन स्थित होती है जिसे समाकलन प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन कहती है। और ये प्रोटीन क्या होती है? जो फैट होते हैं उनके अंदर धसी हुई रहती है। इतनी चीज समझ में आ जानी चाहिए आपको। एक तो ये प्रोटीन हो गई बाहर की तरफ, एक ये प्रोटीन हो गई बाहर की तरफ, और ये भी प्रोटीन वाला हिस्सा हो गया
जो बीच में धसा हुआ है, कहाँ पे, फेट के मध्य। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। और इसका जो आंतरिक या समाकलन प्रोटीन होते हैं उनका कार्य क्या होता है, तो ये आवश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर व बाहर निकालने के लिए कार्य करती है। तो जो ये समाकलित प्रोटीन होती है उसका आपको कार्य भी ध्यान में रखना है कि क्या कार्य होता है, कि जो आवश्यक पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालना है या फिर अंदर रखना है, इसका निर्णय कौन करती है, समाकलित प्रोटीन करती है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ तरल अवस्था में क्या रहते हैं, प्रोटीन तरल अवस्था में रहते हैं, जबकि जो फैट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोजेक अवस्था में रहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई बच्चों। ये मॉडल यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा झिल्ली के रूपांतरण। मान लो कि कौन से एनिमल्स में या कौन से जीव में प्लाज्मा झिल्ली कुछ रूपांतरण कर लेती है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली क्या रूपांतरण कर लेती है। ये 3 मॉडल है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर सेल मेम्ब्रेन से क्वेश्चन आएगा तो 50 से 70% चांस है कि इन्हीं मॉडल से आपको क्वेश्चन पूछेगा बच्चों। और क्या पूछेगा, ये मॉडल किसने दिया, ये मॉडल किसने दिया, यही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इतनी चीज समझ में आ गई बच्चों। अब बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली के रूपांतरण। अब एक बात बताओ, प्लाज्मा झिल्ली किन में प्रेजेंट होती है, सभी जितने भी जीव होते हैं उनमें सब में प्लाज्मा झिल्ली प्रेजेंट रहती है। अब प्लाज्मा झिल्ली कहाँ रूपांतरण करती है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है बच्चों। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने ये पढ़ा है कि द फूड का डाइजेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे माइक्रोविलाई आते हैं और उन माइक्रोविलाई का क्या काम होता है, भोजन के अवशोषण के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। उनका कार्य क्या होता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो वही यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जो एपिथेलियम कोशिकाओं में अवशोषण की क्षेत्रफल का अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए ये किस में रूपांतरित हो जाती है, प्लाज्मा झिल्ली अंगुली नुमा प्रवर्ध, जिसे माइक्रोविलाई कहते हैं। तो माइक्रोविलाई किसका रूपांतरण है बच्चों, प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए बच्चों। यहाँ पर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट थिंग होने वाली है कि जो अंगुली नुमा प्रवर्ध जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट्स होते हैं, जो फूड के डाइजेशन या अब्जॉर्प्शन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो माइक्रोविलाई क्या होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के रूपांतरण होते हैं। उसके अलावा बच्चों कोशिका की यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाने हेतु धागेनुमा संरचना डेस्मोसोम, और इन डेस्मोसोम्स में जो तंतु प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, टोनोफाइब्रिल्स। तो कोशिका की यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सेल वॉल तो बढ़ाती है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन भी कोशिका की यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाने का कार्य करती है। क्यों बच्चों, क्योंकि यही सेल वॉल जो होती, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट रहती है, सेल वॉल वहाँ प्रेजेंट नहीं रहती है। तो इसलिए उसकी सुरक्षा भी, सेल्स की सुरक्षा का कार्य किसके पास चला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चला जाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ धागेनुमा संरचनाएं होती है जिसे क्या बोलते हैं, डेस्मोसोम्स, और इनमें जो तंतु प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, टोनोफाइब्रिल्स। तो यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों। सिंपल लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं अपन, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता बच्चों। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बच्चों। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं कोशिका के निकटतम संपर्क बनाने के लिए प्रवर्ध संरचना। देखो कुछ जो कोशिका होती है, कोशिकाओं में निकटतम संपर्क बनाने के लिए कुछ प्रवर्ध संरचना का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं, एंटीडिजिटेशन। तो इतनी ये भी आपको एक ध्यान में रखना है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है। जो प्रवर्धनुमा संरचना होती है जो सेल के द्वारा बनाई जाती है वो क्या होती है, इंटरडिजिटेशन। तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया है तो बच्चों आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कोशिका के कार्य देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले तो वही कोशिकांगों की सुरक्षा करती है, साथ साथ में कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करती है, जिसका हमने पीछे डिस्कशन कर लिया था। साथ साथ में हमने चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। हमने पिछली अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो कैसी होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। इसके अंदर से सारे के सारे पदार्थ गति नहीं कर सकती, ये जिसको जाने देती है सिर्फ उसी के लिए ये परमेबल होती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली।
ठीक है, आधों के लिए ये पारगम्य होती है। और देखो इसमें जो परिवहन होता है, अब जो इसके अंदर से जो भी पदार्थ आएंगे जाएंगे उसका परिवहन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है उसमें निष्क्रिय परिवहन और एक क्या होता है, सक्रिय परिवहन। बच्चों जनरली हम समझने का प्रयास करते हैं कि निष्क्रिय परिवहन क्या होता है। अपने घर पे जो छत होती है, यहाँ पर वहाँ नाला लगा रहता है, ये नाला लगा दिया यहाँ पर अपन ने, यहाँ से हमने पानी डाला, ये पानी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा जनरली। समझ में आ रही है? छत के ऊपर नाला लगा रखा है, नाले में हमने पानी डाला तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? कॉमन सेंस बता दो आप, कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी मात्रा अधिक है और यहाँ पर कम है, और साथ साथ में क्या है, एक फ्लो भी है, ग्रेविटेशन काम कर रहा है यहाँ तो। लेकिन आपको एक बॉक्स दे दिया गया, इस बॉक्स में यहाँ तक पानी भर दिया गया, यहाँ पर एक छेद कर दिया गया, ये बॉक्स खाली है। अब ये पानी कहाँ जाएगा? इस छेद के माध्यम से। क्या यहीं रहेगा या फिर रिस के इधर आ जाएगा? आएगा या नहीं आएगा बच्चों? आएगा ना। तो ये क्या होता है कि जब यही बात हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि जो निष्क्रिय परिवहन होता है उसमें तो क्या होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन होता है। जैसे हमने यहाँ बॉक्स से बात की, यहाँ पर बात की हमने ये बॉक्स की कि यहाँ पर जो पानी था यहाँ तक भरा हुआ था इसमें, और यहाँ पर एक छेद है, इसके बाद में ये जो पानी है ये किधर जाएगा? इधर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कम सांद्रता है इसकी, यहाँ पर क्या है, अधिक सांद्रता है। इसलिए इस प्रकार के जो परिवहन होता है उसे क्या कहते हैं? निष्क्रिय परिवहन कहते हैं बच्चों। और साथ साथ में जो सक्रिय परिवहन होता है उसमें क्या होता है बच्चों, जैसे हम मोटर से पानी ऊपर चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है नहीं पड़ती? मोटर को पड़ती है नहीं पड़ती? जब भी बिजली होती है, लाइट आई हुई होती है, तभी तो पानी ऊपर चढ़ पाता है। ऐसे नहीं है कि बंद मोटर में आपने ऊपर चढ़ा दिया। ऐसा देखा है आपने कभी? आज घर पे जाके ट्राई करके देखना, घर पे ट्राई करके देखना, बंद मोटर से आप ऊपर पानी चढ़ाना। तो वही बात यहाँ सेल्स में लागू होती है। इसमें जो सक्रिय परिवहन होता है उसमें क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो पदार्थ होते हैं उनका गमन होता है। अब कहने का मतलब क्या है कि जैसे यही वो हमने बात की, यहाँ पर इसकी मात्रा इतनी है और यहाँ पर इसकी मात्रा इतनी है। आना तो चाहिए ये वाला पदार्थ इधर, लेकिन आता किधर है? इधर। इधर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो सांद्रता प्रवणता है उसके विपरीत ले जा रहे हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सक्रिय परिवहन करते हैं। और इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? इसके लिए आवश्यकता होती है यहाँ पर एटीपी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई बच्चों? किसकी आवश्यकता होती है? एटीपी की आवश्यकता होती है। इट दैट क्लियर बच्चों? साथ साथ में जो कोशिका झिल्ली होती है वो आसंजन में सहायक होती है। किसमें सहायक होती है बच्चों? आसंजन में सहायक होती है। ठीक है। और उसके बाद में क्या है बच्चों, जो कोशिका झिल्ली द्वारा पाचन किया जाता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें कोशिका झिल्ली द्वारा पाचन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? एंडोसाइटोसिस। लेकिन जो ठोस पदार्थों का पाचन किया जाता है उसे फेगोसाइटोसिस, और जो तरल पदार्थ होता है जैसे पानी होता है, तो पानी क्या होता है? तरल पदार्थ होता है, और उसी से नाम बना है क्या है? पिनोसाइटोसिस। तो उसका नाम क्या होगा? पिनोसाइटोसिस। तो लेकिन जो कोशिका झिल्ली का पाचन है वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? एंडोसाइटोसिस। ठोस पदार्थों का पाचन क्या कहलाएगा? फेगोसाइटोसिस। और तरल पदार्थों का पाचन क्या कहलाएगा? पिनोसाइटोसिस। आवश्यक पदार्थों को कोशिका झिल्ली से बाहर निकालना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। तो आपको ये टर्म भी याद रखनी है, एक्सोसाइटोसिस क्या कहलाता है। बच्चों आपको टर्म याद रखने में दिक्कत आ रही होगी। यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि जो पूरा का पूरा है वो तो क्या हो गया? एंडोसाइटोसिस। पानी की तरह उसे पिनोसाइटोसिस। ठोस है तो उसे फेगोसाइटोसिस। और आवश्यक पदार्थों को कोशिका झिल्ली से बाहर निकालना क्या होता है? एग्जिट करना, उसी से नाम बना है एक्सो। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कि एग्जिट
मतलब बाहर जाना, उसी प्रकार से कोई पदार्थ को बाहर निकालना है तो एक्सोसाइटोसिस। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है बच्चों? देखो बच्चों, ये वाली टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी ही पड़ेगी, एक या दो बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से। आपको थ्योरेटिकल में इतना ज़्यादा नहीं डेप्थ में पूछेगा कि पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बताओ, आप बना के बताओ, लिख के बताओ ना। आपको सीधा सा प्रश्न आएगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके द्वारा जो ठोस पदार्थों का पाचन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में डाल देगा फेगोसाइटोसिस, पेनोसाइटोसिस, दोनों, एंडोसाइटोसिस, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि हाँ यार, ये तो फेगोसाइटोसिस का उदाहरण था। तो इस प्रकार से आपको वहाँ पे आंसर देना होगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई बच्चों? इतनी चीज़ समझ में आ गई? यहाँ तक कोई भी आपको डाउट है? अब जो हमारी कल क्लास होगी बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया, फिर ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, जानेंगे कि कौन से ऑर्गेनल्स बाई मेम्ब्रेन होते हैं, कौन से यूनी मेम्ब्रेन होते हैं, कौन से में मेम्ब्रेन अपसेंट ही रहती है, प्रेजेंट ही नहीं रहती। इस प्रकार के ऑर्गेन्स का हम कल डिस्कशन करेंगे। कल की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अब जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके नंबर गेन करने की कैपेसिटी भी इस चैप्टर से बढ़ती चली जाएगी। तो आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। अगर आपने हमारी अभी तक पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके वो वाली क्लास भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और सारे दोस्तों को, अपने सारे साथियों को इस चैनल का लिंक भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक, शेयर मेरे लिए एक मोटिवेशन के तौर पर कार्य करेगा। और जितना ज़्यादा आपका मोटिवेशन और प्यार हमें मिलेगा, उतना ज़्यादा ही प्यार हम आपको स्टडी के रूप में प्रदान कर पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।